मध्य प्रदेश ऑफ्थल्मिक एसोसिएशन या MPSOS एक नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रहा है पॉडकास्ट के रूप में, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में जो हमारे सीनियर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं, उनके जीवन से, उनकी जर्नी से कैसे इंस्पायर हुआ जाए, कैसे सीखा जाए, हमारे मेंबर्स उसको किस तरीके से सीख सकते हैं, न केवल मध्य प्रदेश के वरन भारतवर्ष के, इंडिया के लोग भी इन चीज़ों से, उनकी लाइफ से, उनकी जर्नी से, उनके एक्सपीरियंस से कैसे सीख सकते हैं और कैसे अपने जीवन में उन चीज़ों को उतार के उनके गाइडेंस से कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में जो नाम आया वो हमारे मध्य प्रदेश के पद्मश्री अवार्डेड नेत्ररोग विशेषज्ञ, जो सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के डायरेक्टर भी हैं, उनसे हम सोचा कि हमसे उन्हीं से प्रेरणा लें और उन्हीं से इस पॉडकास्ट की शुरुआत करें। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आपने जितने भी अवार्ड्स लिए हैं वो आपने ऑन बिहाफ ऑफ श्री सद्गुरु सेवा संस्थान ट्रस्ट लिए हैं। तो सर, इससे ज़्यादा ह्यूमिलिटी और आदमी कैसे क्या सीख पाएगा सर? तो सर, आप हमें बताएंगे कि ये शुरुआत कैसे हुई सर? गजेंद्र मित्र, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनिशिएटिव। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो आपने प्रश्न पूछा कि जो भी मैंने अवार्ड लिए सब क्रेडिट सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट को, तो बहुत सीधी सादी सी बात है कि जो कुछ भी मिला है वो सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट को मिला है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ और ये परम पूज्य गुरुदेव रणछोड़ दास जी महाराज की कृपा आशीर्वाद से और उनके आशीर्वाद से वो सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के संस्थापक हैं और ये पूरी टीम है। ये मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंटल हूँ। क्योंकि संस्थापक हमारे परम पूज्य गुरुदेव रणछोड़ दास जी महाराज होते, हमारे चेयरमैन अभी विशद मफतलाल, उसके पहले हमारे एक्स चेयरमैन अरविंद मफतलाल थे, ट्रस्टीज गुरु भाई, गुरु बहन, डोनर और पूरी हमारी ये सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की टीम है, जिसकी वजह से मुझे अवार्ड मिले। तो ये निश्चित रूप से उनका है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, एक निमित्त मात्र हूँ। सर, आपसे आपकी जर्नी शुरू करने से पहले जो आपकी प्रोफेशनल जर्नी है या चित्रकूट की जर्नी, SNC की जो जर्नी है, उसके बारे में बात करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपना एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन कहाँ से किया और फिर आपको ऐसा क्या लगा कि मेरे को ऑफ्थल्मोलॉजी में ही आना चाहिए या आई केयर में ही अपना जीवन निकालना चाहिए? मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप सतना और मेरा एजुकेशन था गवर्नमेंट स्कूल से, मैंने एजुकेशन ली। बस अगर इसकी बात हम थोड़ी सी करें कि एक बार मेरे घर में मेरे भाई साहब को उस ज़माने में टाइफाइड हुआ होगा, मैं 5-6 साल का होऊंगा, तो उस समय डॉक्टर घर में आते थे देखने के लिए, तो मैं उनका डॉक्टर का स्टेथोस्कोप लेके घूमता था और मुझे मेरे बाद में भाइयों ने बताया, पिताजी ने बताया कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये हो सकता हो। और यहाँ से शुरू करूँ मैं 1959 में तारा नेत्रदान यज्ञ, जिसका नाम सुना, वो सद्गुरु सेवा संघ का, तो सतना में आई कैंप लगा था और उस कैंप में उस समय पे जो वॉलंटियर आते थे गुजरात से या मुंबई से, वो लोग हिंदी नहीं जानते थे और यहाँ के लोग गुजराती नहीं जानते थे। तो हम लोग ओरिजिनल फ्रॉम कच्छ गुजरात, तो गुजराती जानते थे, तो ट्रांसलेटर का काम करते थे। तो क्या अब उस समय 9-10 साल की उम्र में क्या सेवा, क्या त्याग, कुछ तो जानते नहीं थे। तो लोग कहते थे गुजराती में, जा पानी ले आओ, दूध ले आओ, दवा दे आओ, तो उसी में मजा करते थे। और रोज़ गुरुदेव शाम को प्रसाद देते थे, शायद हो सकता है वो प्रसाद दिया हो, उसकी वजह से मैं यहाँ ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम लोग तो उस समय तो कोई PMT थी नहीं मेरिट, तो वहाँ उस ज़माने में तो 60%, 62% में तो एडमिशन मिल जाते। तो मुझे एडमिशन में कोई, मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं मेडिकल मिल गया तो ठीक है, ना मैं कभी मेरिट स्कॉलर था,
न गोल्ड मेडलिस्ट था, न कोई ऐसे ही। हमने करते कोशिश, हो गया और एडमिशन हो गया रीवा मेडिकल कॉलेज में। हमने कहा मज़ा आएगा तो रहेंगे, नहीं आएंगे तो फिर हमारे तो घर में बिजनेस था, इस काफ़ी कई तरह के बिजनेस चलते थे घर पे। तो मज़ा, फ्रेंड मिल गए, मज़ा आ गई और एमबीबीएस हो गया। चित्रकूट आया, चित्रकूट में रहा, चित्रकूट में देखा तो आई वर्क बहुत था। फिर एक बार मैं लोगों ने कहा कि तुम ऑप्थेल्मोलॉजी में करो। मैं मुंबई गया। अपना एमपी का पैटर्न में और महाराष्ट्र के पैटर्न में थोड़ा फ़र्क है। अपने यहाँ तो एक बार एडमिशन हो गया तो बात करूँ, वहाँ यूनिवर्सिटी अलग, सीपीएस अलग, कॉलेज अलग सबका। तो एक बार तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। फिर पता नहीं दूसरी बार जब गया, पता नहीं गुरुदेव का कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पैसा, गुरुदेव का कोई ऐसा आशीर्वाद, जहाँ जाऊँ मेरा काम हो जाए, बिल्कुल जहाँ जाए वहाँ काम हो जाए। और मेरी फीस भर गई। मेरे को आश्चर्य होने लगा क्या हो गया। फिर मैं मुंबई में रहा और करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके मैं यहाँ आ गया। वो दिन और आज का दिन, उसके बाद वो मैं जब यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद मेरी मैरिज हुई। और वहाँ उस समय थोड़ा प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं थी। एक कमरा था, तो हम सतना में हमारी बहुत बड़ी फैमिली, बिग फैमिली। और वो यहाँ पे, वो हमारी मिसेस का भी गुजरात में अच्छा था, वो गुजरात से आई थी। और 10 बाई 12 का रूम था। इलेक्ट्रिसिटी 3-3 4 नहीं आती थी, वाटर की, सब ट्रांसपोर्ट की, सब चीज़ प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं इंजॉय करता था, सही बात तो ये। लेकिन मिसेस को थोड़ा प्रॉब्लम थी, लेकिन धीरे धीरे। आपने, मेरे ख्याल से आपका भाग्य था या चित्रकूट का भाग्य था कि एक पौराणिक स्पेस है जो अपना माइथोलॉजी में चित्रकूट को अपन इतनी मान्यता मानते हैं, राम जी की जगह मानते हैं, वहाँ पर आप आके सेटल हुए। तो आपने शुरुआती दौर में जब आपने ये चित्रकूट में यहाँ फैसिलिटीज़ को शुरू करने का प्लान किया, आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया? आपको क्या क्या परेशानियाँ आई, आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया? मैं अपने लिए कहूँ तो मुझे तो कोई चैलेंज नहीं लगा। मैं बहुत होनेस्टली बोलूँ, मैंने तो इंजॉय कैसे, मुझे तो हाँ। लेकिन हम मिसेस को प्रॉब्लम थी पहले शुरुआत में। और एक ऐसा समय आया था कि हम लोग को लगा कि छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं कैसे बताऊँ आपको, ये प्रॉब्लम, अब इसको अगर आप प्रॉब्लम मानते हैं कि पानी, सड़क, रोड, उस समय डकैती थी, तो अलग बात है, वो तो सब जगह है। आज अर्बन एरिया के अलग प्रॉब्लम्स हैं, रूरल की अलग हैं, तो थी। लेकिन कोई हमारे साथ में, मैं बार बार आपको मेरी बातचीत में आपको लगेगा कि गुरुदेव की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से मेरे ऊपर गुरुदेव का आशीर्वाद था, रणछोड़ जी महाराज का, अरविंद भाई का पूरा हमको सपोर्ट था, ट्रस्टियों का, गुरु भाइयों का, गुरु बहन का, और हमारे जो भी स्टाफ था उसमें पूरा सपोर्ट था। तो हमने उसको इंजॉय किया। थोड़ा सा अपन क्लिनिकल तरफ आए तो, कि जैसे यहाँ हॉस्पिटल में भी हमने देखा कि भले पेमेंट कैटेगरी अलग है, पर जो लेवल ऑफ केयर है वो सारे पेशेंट्स का सेम है। उसमें किसी भी जांच में या किसी भी सर्जरी में पेशेंट को पैसा कभी आड़े नहीं आता। तो इस चीज़ को आप कैसे सस्टेन करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं? मतलब तुमने बहुत सही प्रश्न किया। क्या हुआ, अगर मैं 2000 पहले की बात करूं तो डोनर डिपेंडेंट था, सब चीज़ फ्री होती थी। और फ्री का क्या होता है कि डोनर डिपेंडेंट में क्या होता है आपको, कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट, आपके पास जितना फंड आता है उसी पे आपको सैलरी भी आपको देनी है, फैसिलिटी भी देनी है, पेशेंट को भी देना। तो मैंने साउथ में विजिट किया, मैंने नेपाल गया, लुम्बिनी, मैंने वहाँ पे विजिट किया। ऐसी सुविधा अपन क्यों नहीं दे सकते। फिर मैंने थोड़ी मन में बनाई कि अगर क्वालिटी आई केयर को जाना है तो आपको फंड तो चाहिए। और उसके लिए हमने पहले ट्रस्ट बोर्ड को, चेयरमैन को और ट्रस्टियों को कन्विंस किया। उन्होंने हमसे एक प्रॉमिस लिया कि डॉक्टर तुम्हारी बात, सब कुछ बात सही है, लेकिन एक प्रॉमिस करो कि कोई भी गरीब आदमी वापस नहीं जाएगा, कि चाहे कोई भी पेशेंट हो, फ्री हो, सब्सिडी, कोई भी हम किसी को वापस नहीं भेजेंगे। तो बातचीत आई थी ऑपरेशन थिएटर की,
नहीं तो होता क्या है हर जगह कि पेट के लिए ऑपरेशन थिएटर अलग, सब्सिडाइज के लिए ऑपरेशन थिएटर अलग और फ्री के लिए अलग। हाँ, लेकिन हमने यहाँ पे ये किया नहीं, जिस दिन भी ये अलग होगा उस दिन कहीं ना कहीं क्वालिटी को हमें डिफरेंस आएगा। हाँ, ये चल फ्री है जाने दो, सब पेइंग है तो उसको हमने फर्स्ट डे से, यानी ऑपरेशन जो होगा वो सबके लिए एक होगा। तो आपको बता रहा हूँ 2006 में हमारे भारतवर्ष के एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी आए थे और उन्होंने पूरे हॉस्पिटल की विजिट की और उनको तो आई इंस्टीट्यूशन का तो सब पता ही था। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा रूरल एरिया के, डॉक्टर हाउ डू यू डिफरेंशिएट विद फ्री एंड पेइंग? I give the answer. I like your Indian railway system. Yeah, what do you mean of that Indian railway? Indian railway system never asks you about the cost, creed, economical status, social. On the same way, Sadhguru never asks. रेलवे में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, सेकेंड स्लीपर, जनरल बोगी सब रहती, इंजन सबके लिए एक रहता है और वो वहाँ पे, और हमारे यहाँ ऑपरेशन थिएटर सबके लिए, वहाँ पे ड्राइवर सबके लिए एक होता है, चाहे फर्स्ट एसी वाले के लिए और जनरल बोगी के लिए। हमारे यहाँ डॉक्टर सबके लिए एक है, चाहे वो पेड वाला हो चाहे फ्री वाला हो। लेकिन इंडियन रेलवे सिस्टम में फ्री बोगी नहीं है, हमारे यहाँ 60% बेड फ्री है। तो बहुत खुश हुए। और इसका फिलॉसफी ये है कि अगर आपको डोनर डिपेंडेंट नहीं बनना है तो आप हायर ग्रुप से अपनी कॉस्ट से आप ज़्यादा ले लीजिए और मार्केट में उसे कम ले लीजिए हाँ, और उसको क्वालिटी केयर दे दीजिए, तो वो आपके पास अट्रैक्ट होकर आएगा। मिडिल क्लास को आप सब्सिडाइज रेट में दे दीजिए और उसको गरीब आदमी को आप फ्री कर दीजिए। तो वो बड़े आदमी से आपने थोड़ा लिया तो क्रॉस सब्सिडी हो जाएगी, हाँ, तो जैसे रिकरिंग कॉस्ट आपकी उससे आ जाएगी, राइट। अब आती है बात नॉन रिकरिंग कॉस्ट की। आपको बिल्डिंग बनानी है, इंस्ट्रूमेंट बनाना है, मेंटेन करना है, आगे बढ़, तो आप आपके पास डोनर्स सब ले लीजिए प्लस आईएनजी से ले लीजिए, तो ये सिस्टम आपका चलता रहेगा। सबसे बड़ी बात है रूरल एरिया में आपको रिटेन रखना हो किसी को, तो आपको ये नहीं कह सकते कि हम तो 10 बाई 12 के कमरे में रहते थे, हमारे समय में तो बिजली हमारे समय में नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि इनको भी नहीं होगी। तो आपको नहीं, लोग मतलब हमारे डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल को, सपोर्टिव स्टाफ को रोकना होगा, तो आप उनको बेस्ट क्वार्टर दीजिए, सेमी फर्निश क्वार्टर दीजिए, बेस्ट फैसिलिटी दीजिए, बेस्ट सैलरी दीजिए और उसको एकेडमिक करियर दीजिए, उसको बच्चों को एजुकेशन दीजिए। आज मतलब हमारे स्टाफ को हमने वेलनेस सेंटर खोला। ये एक बहुत अच्छी बात आपसे करके मैंने भी सीखी है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट डिनाई नहीं करना चाहिए किसी भी का हो। और एक और बात जो आपने कही एचआर रिटेंशन की, जो आज के ज़माने में स्टाफ को रिटेन करना और उनसे काम कराना, उनकी ऑनेस्टी लेना, ये दो चीज़ें जो भी मेरे को इस आपके इस बातचीत से जो बहुत अच्छी लगी है, जिससे मैं बहुत पर्सनल में मेरे को बहुत इम्प्रेसिव लगी। सर उस समय की मेहनत, उस समय के बोए हुए बीज आज एक वटवृक्ष के रूप में आए हैं। चित्रकूट का एसएनसी चित्रकूट का जो नाम है, क्वालिटी केयर, जो सब स्पेशलिटी केयर्स हुई हैं, जो आई के डिफरेंट पार्ट हैं, चाहे वो रेटिना हो, चाहे वो कॉर्निया हो, चाहे ग्लाकोमा हो, ऑक्यूलोप्लास्टी हो, सभी सब स्पेशलिटी के। और अभी जो पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी का आपका एक नया सेटअप भी आ रहा है, तो इसी सब स्पेशलिटी का डेवलपमेंट करना और यहाँ के डॉक्टर का, चाहे वो कंसल्टेंट हो, चाहे फेलोशिप करने वाले लोग हों या पीजी स्टूडेंट हों, उनको एकेडमिक रिसर्च के लिए प्लेटफॉर्म देना, मेरे ख्याल से ये एक सदगुरु की एक विशेषता रही है। इसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा मैं। आपको जब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाना हो तो आप अभी तक सर्विस दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक होता है रिसर्च, वो एक वैक्यूम था। अब हम लोगों ने इसका 5-6 साल से उसको पूरा पूरा फोकस किया कि आपको, अगर आपको अपने को बात करने को, तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी तो मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दूसरा आदमी कहे कि आप द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो वो क्या है, दैट इज वो एक रिसर्च है उसको, तो वो हमारे लिए थोड़ा पहले। आज हमारी जो पूरी टीम है, मतलब सबको ये
इतने तो आपको पब्लिकेशन में जाना ही पड़ेगा, इतने आपको प्रेजेंटेशन देने ही पड़ेंगे, ये फिक्स हो गया। और उनको कोई फंड्स की या उसकी कोई कमी नहीं है उसके लिए। तो अगले 5 साल में आप क्या विजन रखते हैं, कहाँ पहुंचेगा 5 साल 10 साल में? सर अब 5 साल 10 साल की बात करें उसके पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाह रहा था। विगत 5-7 साल में सदगुरु ने 1 लाख कैटरेक्ट सर्जरी से ज़्यादा का फिगर अचीव किया, और जो पिछले साल आपने करीब अपने यहाँ पर 1.5 लाख से ज़्यादा 1,65,000 आई। 26 ऑपरेशन थिएटर, 1.5 लाख 1,60,000 सर्जरी करना, इट्स इट्स ए बिग टास्क, हरकुलियस टास्क। आपकी टीम जिस तरीके से करती है पहले उसके बारे में बताएंगे, फिर जो डॉक्टर मीता ने कहा कि यहाँ से 5 साल बाद हम मैं चित्रकूट को बहुत कहाँ अभी देखते हैं। मतलब प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करें तो पहले हमारे पास डॉक्टर रिटेन नहीं करते थे, तो जब हम सब कुछ किया तो डॉक्टर रिटेन हो गए। डॉक्टर रिटेन हो गए तो हमारा फेलोशिप प्रोग्राम सक्सेस हो गया। और इंडिया के अंदर पूरा समुद्र ब्लाइंडनेस का। हम लोग कभी कभी क्या होता है, एक प्रैक्टिशनर आ जाता है, एक इंस्टीट्यूट आती है तो हम लोग हमारी प्रैक्टिस कम हो जाएगी, ये हो सब इतना। आप अगर क्वालिटी आई केयर दे रहे हैं तो आपकी कोई भी आपका पेशेंट वापस नहीं जाएगा। अगर आपने क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ किया तो कुछ दिन तो चल सकता है, हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। कि आपके पास अगर सेल्फ डिसिप्लिन हो, सेल्फ डिवोशन हो और सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो सिर्फ आई केयर में नहीं, किसी भी जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये 3 चीज़ होनी चाहिए आपके साथ सर बहुत अपने बहुत जीवन में। बहुत बड़ी बात कही है सर आपने। फिर से एक नया आपकी तरफ से हमको मूल मंत्र मिला है। आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको डेडिकेट रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, और आपको क्वालिटी वर्क करना है। ये जब आपने करा तो शायद चाहे आप वो एसएनसी चित्रकूट जैसे सेंटर्स हो, इंस्टीट्यूट हो, या आप एक अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरे ख्याल से आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी या किसी को भी नहीं आएगी। ये मूल मंत्र आपने जो दिया है, मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट को सुनने वाले सभी डॉक्टर्स, चाहे वो आई स्पेशलिस्ट हों चाहे किसी भी स्पेशलिटी के हों, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ा मूल मंत्र है। सर आज चित्रकूट इंस्टीट्यूट इस लेवल पर आया है जो डॉक्टर मीता ने आपसे पहले जानना चाहा था। आप फ्यूचर में आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद चित्रकूट को फिर कहाँ से देखते मैं मेरा विजन की बात करूँ, ये परम पूज्य गुरुदेव का विजन है, मेरा कोई विजन नहीं। पहली बात, आज से 60-70 साल पहले 1953 में गुरुदेव ने लिखा है ये अंतरराष्ट्रीय संस्था बनेगी। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बार बार आप कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ, मैं करूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये वो लिख के गए, उसका वो बता के गए, हम उसके मार्ग पे चल रहे हैं। तो एक तो बात है। आपने जो विजन की बताई आई केयर की, तो आई केयर में जैसे चित्रकूट को हम ये कह सकते हैं कि हम एक प्लेटो में आ गए। तो जितना हमने 100-150 किलोमीटर की दूरी में विजन सेंटर आउट, अब हमारा प्लान होना चाहिए एक्सपांड बाहर जाके। तो जैसे कि आपको पता होगा कि एक तो हमारा सेंटर आनंदपुर में है जो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में, एक बरेली में है, और तीसरा अभी आई हॉस्पिटल आ रही है वाराणसी में। उसकी भी मैं बात कर दूँ वाराणसी की भी थोड़ी सी, कि अभी 27 अक्टूबर 23 को मोदी जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने पूरा हॉस्पिटल, उनको पता तो था सब, हॉस्पिटल की विजिट की। तो वो एक मॉडल बना हुआ था कि हम कैसे एक्सपांड करेंगे सब कुछ। तो लेकिन किसका, चित्रकूट का, यहाँ पे ये है यहाँ। तो उन्होंने गुजराती में कहा कि मुझे ऐसी हॉस्पिटल वाराणसी में चाहिए। पहले आई केयर का पहले 5 साल पहले बोला कि आई केयर का काम करना है आपको। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे 200-250 अपने वर्कर गए, डॉक्टर्स गए, और पूरे वाराणसी में 8 लाख लोगों को डोर टू डोर एबव 50 ईयर स्क्रीन किया। करीब 1.5 लाख लोगों को चश्मे दिए और करीब 20,000 लोगों को यहाँ पे ले आके सर्जरी करके सब बस भर के आने लगी। क्यों? उसका रीजन था एक, क्वालिटी आई केयर, फैसिलिटी, सब कुछ तो सही,
प्लस चित्रकूट की, वाओ, तो उसकी वजह से तो वो सक्सेस हो गए। तो वो हर जगह जब मोदी जी जाते थे तो उसकी बात हमेशा करते, और जब जब भी वाराणसी में जाते थे तो ये पोस्ट ऑपरेट जो पेशेंट थे उनको बुलाते थे, उनसे पूछते थे कोई तकलीफ तो नहीं हुई। फिर उसी को लेके उनका काशी में हमारा, और वो 1 साल के अंदर वो हॉस्पिटल आ जाएगी। तो कहने का मतलब आने वाले दिनों में एमपी में, यूपी में कोशिश करेंगे जहाँ भी रिलीजियस प्लेस है वहाँ पे, वहाँ पे 2 काम हो जाएंगे। एक जैसे कहते हैं रिलीजियस प्लेस में मेडिकल टूरिज्म। हाँ, जब रूरल एरिया की बात होती है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चाहे चैरिटेबल हो चाहे मल्टीनेशनल हो, प्रोफेशनल, अर्बन एरिया में करें, क्यों, ये सब फैसिलिटी वहाँ, तो फिर रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा कब? आज हम लोग सोचते हैं कि हम तो बाद में वहाँ पे जाएंगे जब सब चित्रकूट में डेवलप। तो आज एक एडवांटेज ये हुआ कि हम लोग आई केयर हो, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमने जो आपको बताया हिंदी मीडियम स्कूल स्टार्ट की, इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट की, फिर हमको पैरामेडिकल की ज़रूरत थी तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कोर्स चालू किया, हमको नर्सिंग की ज़रूरत थी तो जीएनएम चालू किया, और जब तो बीएससी चालू किया। फिर लगा हमको कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी तो हमने कंप्यूटर कॉलेज चालू किया। फिर और हमको सपोर्टिव स्टाफ की ज़रूरत थी तो हमने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया। फिर हमको लगा कि हमारे यहाँ के स्टाफ को बाहर पर कोई चीज़ परचेज करने जानी पड़ती, तो उसके लिए महिला समिति को मतलब मॉल खोला। फिर अगर हमारे स्टाफ को प्योर मिल्क मिलना चाहिए तो उसके लिए डेयरी खो, तो उसकी वजह से धीरे धीरे डेवलपमेंट हो। तो गांधी जी ने भी यही कहा था कि गांव को शहर की ओर मत ले जाओ, शहर को गांव की ओर। आज मोदी जी भी वही कर रहे हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव ने पहले 60-70 साल पहले ही करके थे। बिल्कुल सर, एक चित्रकूट जो है एक दिस इसका रूरल एक डेवलपमेंट थ्रू आई केयर। यस, ये एक बहुत जीवंत उदाहरण है इस चीज़ का कि एक फैसिलिटी किस तरीके से उस एरिया की सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर्स को या अपलिफ्टमेंट कर देती है। सर, इतना आपने काम किया है, आपने इतनी रूरल सर्विस की है, इस इंस्टीट्यूट को यहाँ तक बनाया है, असाधारण परिस्थितियों से भी बाहर निकले हैं, और अभी आपको विगत दिनों ही इंडिया के 4th सिविलियन अवार्ड से, पद्मश्री से आपको अवार्ड से नवाजा गया है। आप हमारे मध्य प्रदेश के हैं, और मध्य प्रदेश ऑप्थेल्मिक सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट और मीता सेक्रेटरी होने के नाते मैं पूरी फेटर्निटी की, एमपी की फेटर्निटी की तरफ से आपको बधाई भी देता हूं। और ये भी हम लोग पूरे ऑप्थेल्मिक फेटर्निटी एमपी के और इंडिया के, हम लोग को आपने गौरवान्वित महसूस करवाया इस अवार्ड के द्वारा। हमें फ़ख्र होता है कि हम उसी प्रदेश का हिस्सा है जिसमें हमारे जैन साहब हैं, जैन साहब काम करते हैं, जैन साहब ने वो चीज़ें की हैं जिनको एक पद्मश्री से अवार्ड से नवाजा गया है, उनको अवार्ड प्रदान किया गया है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपका पूरे मध्य प्रदेश सोसाइटी की तरफ से, कि आपको ऐसे ही अवार्ड और इससे भी हायर अवार्ड भविष्य में और मिले, ये कामना है। गजन फिर से वही आ गया तुम्हें, तुम बार बार यही करो, मैं नहीं हूँ, ये मुझे नहीं मिला है, ये मिला है गुरुदेव के आशीर्वाद को, ये मिला है गुरु भाई और गुरु बहन के सपोर्ट को, ये मिला है हमारे सतगुरु सेवा सेंटर के चेयरमैन, ट्रस्टीज, डोनर्स को, और ये मिला है हमारे सब कार्यकर्ताओं के उसको। तो ये और सबसे बड़ा तो जिन्होंने हमारे करोड़ों मरीजों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट रखा। अब सोचिए कि इतनी दूर 200-300 किलोमीटर दूरी से चित्रकूट में आना और सर्जरी कराना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं। तो उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट रखा, ट्रस्ट को। और दूसरी बात कर रहा हूँ, मैंने जो कुछ भी बहुत कुछ लर्न किया, आप बिलीव नहीं करेंगे। ऑल इंडिया ऑप्थेल्मिक सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस है और एमपी स्टेट की कॉन्फ्रेंस, जिससे अभी तक हम यहाँ पहुँचे। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत आपने जो समय दिया है, आपने जो हम लोगों को गाइडेंस दिया है, और जो आपके हमको इंस्पिरेशनल वर्ड मिले हैं, इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है धन्यवाद देने के लिए। लेकिन जाने से पहले मैं आपका एक शॉर्ट में एक मैसेज लेना चाहता हूँ कि कैसे इंडिया की आई केयर को और सुदृढ़ किया जाए, कैसे
लोगों को काम करना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, चाहे वो ट्रस्ट के लेवल पर हो, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली सभी का एम आई केयर को अच्छा करना है, पेशेंट की आई केयर को वो करना है। तो आपका संदेश जब मैंने हम इसका बहुत बड़ी बात है कि जो हमारी एनपीसीबी है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, एक विजन डॉक्यूमेंट को बदलना, बार बार बनाना चाहिए, 5 साल 10 साल के अंदर बनता भी है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। और ये सिर्फ इंडिविजुअल डॉक्टर के मतलब नहीं होगा, कॉरपोरेट के मतलब नहीं होगा, सिर्फ एनजीओ के ऊपर नहीं होगा। अगर हम सब लोग मिलके, और साथ में स्पेशली मैं कहना चाहूँगा गवर्नमेंट सेक्टर, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में इतना ह्यूमन रिसोर्सेज है, हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हमको उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए, तब जाके हम इससे जीत सकते हैं। सिर्फ हम भाषण से बातचीत कर से इसको नहीं जीत सकते, सब लोग मिलकर करें और उसको करना वहीं से पड़ेगा। और आज के दिन मैं ये कह सकता हूँ कि कंप्रेहेंसिव आई केयर, अभी हम लोग जब भी कॉन्फ्रेंस की बात करें या कहीं भी बात करें, हम लोग सिर्फ सिर्फ कैटरेक्ट फोकस है। भाई हम बात कुछ भी करते हो, आज आप भी जानते हो इमर्जिंग आई डिसीज की क्या हालत है, चाहे वो रेटिना की प्रॉब्लम हो, चाहे ग्लोकोमा की प्रॉब्लम हो, चाहे कॉर्निया हो, चाहे तो गजन एक ही बात है कि इसको सब लोगों को मिलके तभी हम इसको ब्लाइंडनेस को से जीत सकते हैं। अदरवाइज तो अभी आने वाले दिनों में और दिन हम कैटरेक्ट से तो जीत सकते हैं, जीत पाएंगे, तो दूसरी डिसीज का क्या होगा। तो कंप्रेहेंसिव आई केयर का विजन डॉक्यूमेंट और गवर्नमेंट सेक्टर को जो हमारे पास ह्यूमन उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन। आपने बिल्कुल सही कहा सर। जो समस्या को समझना होगा, समस्या में ही समाधान ढूंढना होगा और उसी के हिसाब से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। हमें कंप्रेहेंसिव आई केयर की तरफ भी जाना है और मॉडर्न की तरफ भी जाना है। कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी की अपन बात करें, आप विजन सेंटर की बात करें, अपन आउटरीच की बात करें, टेलीमेडिसिन की बात करें, अब तो एआई की अपन बात करें। अभी से आपने जो पूछा, अभी आज से अपन को सोचना पड़ेगा। आपको भी मैं बता रहा हूँ, एमपी स्टेट में आज से आप एआई का एक सेशन रखिए। जो नई बड़ी आई सर्जन है हमारे, उसको अभी से उसको बारे में हो, अभी आने वाले जो दिन है वो उसी का है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी इतनी बहुमूल्य जानकारी, बहुत गाइडेंस देने के लिए। जैसा आपने कहा कि आज के ज़माने की ज़रूरत कंप्रेहेंसिव आई केयर के साथ में न्यू टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व करना है। जैसा आपका सजेशन है, जैसा आपका गाइडेंस रहा है कि हमको एमपी स्टेट में एआई के ऊपर एक सेशन को अरेंज करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो अभी हमारी ग्वालियर में कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें एक सेशन हम एआई पे जरूर रखेंगे। आपने इतना समय दिया, इतना गाइडेंस दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।